दोस्तों, आज की कहानी है तलाक। नीरज जैसे ही सब्जी मंडी पहुंचा, सामने बैठी औरत को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि सामने उसकी तलाकशुदा पत्नी जमीन पर बैठकर सब्जी बेच रही थी, जिसे देखकर नीरज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगा, कहती थी कि तुमसे 100 गुना अच्छा पति मिल जाएगा, मगर इसे तो कोई हराम के खाने वाला मिल गया है, तभी तो अपनी पत्नी से सब्जी बिकवा रहा है। सोचते हुए नीरज ना चाहते हुए भी उधर चल पड़ा, जहां उसकी तलाकशुदा पत्नी जया सब्जी बेच रही थी। उसके पास जाकर देखा कि जया सड़क के किनारे एक चादर बिछाकर उदास बैठी ग्राहकों का इंतजार कर रही है। सामने चादर पर थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी, जो हवा के थपेड़े खाकर पुरानी सी लग रही थी। थोड़े से फल रखे हुए थे, जिनके ऊपर सूखा घास होने के कारण वह ढंग से दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें देखते हुए अचानक नीरज अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया कि कहीं जया उसे पहचान न जाए। वैसे भी हो इन 10 सालों में बहुत बदल गया था, थोड़ा मोटा और साफ हो गया था। ऊपर से सूट बूट पहनने के कारण एकदम साहब जैसा लग रहा था। नीरज ने गौर किया कि जया बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो गई है, चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी, रंग भी सांवला हो गया। एक बार तो उसे लगा जया के समान कोई और है, मगर उसके हाथ पर बने टैटू को देखकर उसे विश्वास हो गया कि जया ही है। यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक जया आशा भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखने लगी। फिर जल्दी से बोली, बताओ बताओ, क्या चाहिए साहब, अभी तो देती हूँ। जया का इतना बोलना हुआ कि पड़ोस में सब्जी बेच रही एक महिला ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं साहब, इसके पास नहीं जाना, इसके पास बासी सब्जी रखी है, ताज़ा सब्जी लेनी है तो धीरे इधर आ जाइए। मगर जया जल्दबाजी में बोली, बासी नहीं है साहब, बस धूप के कारण थोड़ी सी पुरानी लग रही है, वरना मैं आज सुबह ही खरीदी थी। जया के चेहरे पर बेबसी और मजबूरी के भाव देखकर नीरज का दिल धड़क गया। आखिर जिंदगी के 5 साल पहले उसके साथ गुजारे थे। तलाक जरूर हो गया था, मगर उन 5 सालों में कुछ यादगार और हसीन पल भी गुजरे थे। वह बिना बोले ही फलों के ऊपर से घास हटाकर देखने लगा, तो फल बढ़िया किस्म के थे, मगर उसमें सिलवटें पड़ी हुई थी। उन्हें देखकर नीरज ने कहा, या तो सचमुच खराब हो गई है। यह सुनते ही जया अधीर होकर बोली, नहीं साहब, खराब नहीं है, बस थोड़े से अलसाई हुई है, ले लो ना साहब, शाम का वक्त है, सस्ता लगा दूंगी। तो नीरज उसकी बात बिना सुने ही वहां से जाने का नाटक करते हुए बोला, मैं जानता हूँ यह खराब हो चुके हैं, छिलका उतार कर देखो, अंदर से काले पड़ गए हैं। तो जया गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं साहब, आप एक सेब खाकर तो देख लो, अगर खराब लगे तो मत लेना। वह क्या है ना साहब, 2 दिन से बेटी की तबीयत खराब चल रही है, इसी कारण दुकान ढंग से नहीं लगा पा रही हूँ। बेटी का नाम सुनते ही नीरज को झटका सा लगा। उसके सामने अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा ऊपर आया। तलाक के वक्त उसे आखिरी बार देखा था, उस वक्त वह 1 साल की थी, अब तो वह 10-11 साल की हो गई होगी। वह सोच ही रहा था, तभी जया एक सेब उठाकर नीरज को देने लगी, मगर वह तो बेटी के ख्यालों में ही खो चुका था। बेटी की तबीयत खराब होने का समाचार पाकर उसके दिल में सब कुछ टूटकर बिखरने लगा। लो साहब, चक्कर देख लो, जया ने सेब को आगे बढ़ाते हुए कहा। तो उसने बात को अनसुनी करके नीरज जल्दबाजी में बोला, सारे सेब तौल दो। यह सुनते ही जया आश्चर्य उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कहा साहब,
अपने सारे तौल दूं? जी हाँ, सारे। वह सुनकर जया खुश होकर सारे सेब तौलने लगी तो 6 किलो सेब थे। वह उन्हें पॉलिथीन में डालकर देते हुए बोली, वैसे आपको 100 के किलो के हिसाब से बेच रही हूँ साहब, मगर आप 6 किलो ले रहे हैं, इसलिए 90 के हिसाब से दे दो। कुल मिलाकर 540 रुपये होते हैं साहब। आप ऊपर के 40 भी रहने दो, आप 500 ही दे दो। नीरज ने कहा, तुम्हारी बेटी बीमार है, इसलिए 100 रुपये किलो के भाव से पैसे ले लो। कहते हुए उसने 500 का नोट और उसके अंदर एक दूसरा 500 का नोट छुपाकर उसके हाथ में देकर वहां से चल दिया। 500 के दो दो नोट देखकर जया के ने पीछे से पुकारा, रुको साहब, 100 रुपये किलो के हिसाब से जोड़ी तब भी 600 ही होते हैं, इसलिए अपने 400 वापस ले जाओ। तो नीरज वहीं रुक गया, मगर कुछ बोला नहीं। जया खड़ी होकर पास आई, फिर बोली, भीख नहीं चाहिए साहब, भीख ना मांगनी पड़े इसलिए दुकान लगाए बैठी हूँ। उसकी बात सुनकर नीरज से रहा नहीं गया और पूछ बैठा, तुम्हारे पति कुछ नहीं करते क्या? तो वह 400 उसके हाथ में रखते हुए बोली, पति से 10 साल पहले तलाक हो गया था साहब। तभी नीरज ने दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए कहा, तुम जैसे खुददार औरत के साथ तुम्हारे पति ने जरूर कुछ गलत किया होगा, तभी रिश्ता टूट गया होगा। नहीं साहब, पति तो बहुत अच्छा था। और जल्दी वहां से दूर अपनी गाड़ी के पास चला गया। वहां जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा, तुम जया अपनी दुकान समेट रही थी। शायद उसकी आज की मजबूरी हो गई थी, इसलिए वह अंधेरा होने से पहले ही घर जा रही थी। नीरज का मन किया कि वह भी उसके पीछे पीछे जाए ताकि पता चले कि जया रहती कहाँ है। उसका अपनी बेटी पीहू को देखने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए उसके दिल में एक खिंचाव का महसूस होने लगा। जया ने तलाक के बाद दूसरी शादी नहीं की, यह बात भी नीरज के दिमाग में खटक रही थी, इसलिए जया का वहां से चलने का इंतजार करने लगा। जब जया अपनी बची हुई सब्जी को एक झोले में रखकर घर की तरफ चल पड़ी तो नीरज भी पैदल ही उससे काफी दूर फासला बनाकर उसके पीछे पीछे चल दिया ताकि जया उसे देख न पाए। नीरज के दिमाग में एक ही सवाल बार बार शोर मचा रहा था कि जया ललितपुर में कैसे आ गई। उसका घर तो दूर एक गांव में था, वहां उसके 3 भाई थे। उन्होंने बहन को अकेला कैसे छोड़ दिया? तलाक के वक्त तो बड़े उछल रहे थे कि हम अपनी बहन को पूरी जिंदगी रख सकते हैं, अब कहाँ गया उनका वह घमंड? और जया के जवाब से उसे थोड़ी तसल्ली मिली कि पति अच्छा था साहब, बस मेरी किस्मत ही खराब थी। मतलब जया आज भी उसे बुरा नहीं मानती। सोचते सोचते अचानक नीरज का दिल भर आया, आंखों से आंसू छलक आई। उसे याद आया कि एक रात जया ने उसे कहा था कि हाँ, आप मेरे स्वाभिमान की रक्षा कर लेना, बाकी आपके साथ रहकर मैं सब कुछ सहन कर लूंगी। उसके स्वाभिमान की रक्षा भी नहीं कर पाया। नीरज के सामने ही उसकी भाभी उसे जलील किया करती थी और वह चुपचाप खड़ा सुनता रहता था। वह खुददार भी थी, बिना गलती के सर झुकाना जरा भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह अपने मायके चली आई। उसके बाद भाभी की बातों में आकर नीरज ने उसे तलाक का नोटिस भेज दिया और उसकी दूसरी गलती तो रिश्ता ही तोड़ गई, क्योंकि नीरज अपने भाई भाभी की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसे पत्नी से ज्यादा भाभी पर विश्वास था। जया के साथ उसके जीवन के 2-3 साल तो बहुत अच्छे से गुजरे थे, मगर फिर धीरे धीरे कहा सुनी होनी शुरू हो गई। भाभी जब किसी बात पर उसकी बेटी पीहू को थप्पड़ लगा देती तो जया को जरा भी अच्छा नहीं लगता था। इस बात पर कला बढ़ जाया करती थी। बस इसी कारण और झगड़े के कारण जया नीरज पर अलग होने का दबाव बनाने लगी तो नीरज को जरा भी पसंद नहीं था। नीरज के भाई
भाभी नहीं चाहते थे कि पुश्तैनी दुकान का बंटवारा हो, क्योंकि वह अकेले ही सब कुछ हड़पना चाहते थे। बल्कि नीरज भाई के साथ दुकान पर बराबर काम करता था, लेकिन फिर भी जब उसे और जया को पैसे चाहिए होते हैं तो वह भाभी से मांग कर लेने पड़ते हैं। बस यही बात जया को अच्छी नहीं लगती थी। इन्हीं सब ख्यालों में खोए हुए अचानक नीरज देखा कि जया कहाँ उसकी आंखों से ओझल हो गई। तभी उसका ध्यान गया कि जया एक मेडिकल स्टोर में कुछ दवाइयाँ ले रही थी। दवाई लेकर वह एक गली में चली गई तो नीरज भी थोड़ी दूरी का फासला बनाकर उसके पीछे पीछे चल दिया। चलते चलते जया शहर के बाहर की बस्ती में आ गई। कुछ दूर चलने के बाद वह एक पुराने से घर में प्रवेश कर गई, जिसमें कमरों के नाम पर दो खंडहर से कमरे थे। वहाँ बाहर चौखट में दो खटिया डाली हुई थी। एक पर उनकी बेटी पीहू लेटी हुई थी तो दूसरी खटिया पर एक बुढ़िया लेटी हुई थी। नीरज ने देखा कि जया के पहुँचते ही वह बुढ़िया उठकर बैठ गई। उसने बुढ़िया का चेहरा देखा तो पहचान गया, क्योंकि वह जया की माँ ही थी, यानी कि नीरज की सासू माँ। माँ को देखते ही पीहू भी उठ गई तो नीरज का ध्यान गया कि वह पहले से बड़ी हो गई है, लेकिन बहुत कमजोर लग रही थी। उस पर नजर पड़ते ही नीरज के दिल से झरना बहने लगा। उसका दिल किया कि जाकर पीहू को अपने सीने से लगा ले। नहीं, वह बेचैन होकर बहुत टाइम तक पीहू को देखता रहा और आंखों से आंसू बहते रहे, मगर वह लाख चाहकर भी करके अंदर नहीं जा सका। जल्दी ही वापस लौट गया। आज उसे अपनी भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसे उसके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया था। तलाक के समय भाभी कहती थी कि जल्दी ही तुम्हारी शादी कर दूंगी, मगर 10 साल हो गए, भाभी ने अभी तक शादी का कोई जिक्र भी नहीं किया। इस शहर में वह अकेला ही रहता था, या उसके भाई नहीं एक दुकान और 2 बेडरूम का घर खरीद कर दे रखा था, ताकि धंधे को और आगे बढ़ाया जा सके। नीरज अकेला ही वह दुकान संभालता। घर ठीक दुकान के पीछे ही था। वह उस घर में अकेला ही रहता। भाई भाभी उसे आगे भी बिना शादी के रखना चाहते थे, ताकि वह हिस्सा ना मांग सके और जिंदगी भर उन्हें कमा कर देता रहे। इसलिए नीरज का बड़ा भाई हर हफ्ते दुकान पर आता और बचत के सारे पैसे लेकर चला जाता। मगर कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान की कृपा से दोनों तलाकशुदा पति पत्नी एक ही शहर में रहने आ गए। अभी तक दोनों ने दूसरी शादी भी नहीं की थी। खैर, अब नीरज रोज शाम को रुमाल से चेहरा ढककर जया की दुकान पर जाता और ढेर सारी सब्जी फल खरीद कर ले आता, ताकि जया ढंग से अपनी बेटी की परवरिश कर सके। वह दिन भर बहुत सोचता कि उसे जाकर मिले, मगर बिना चेहरा ढके जया के सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। जो सब्जी खरीद कर लाता उसकी जितनी जरूरत होती उतनी सब्जी रख लेता और बाकी बची सब्जियों को आवारा पशुओं को खिला दिया करता। दिन यूं बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद जब नीरज का भाई हिसाब लेने के लिए दुकान पर आया तो उसने पूछा कि बचत के सारे पैसे कहाँ गए। तो नीरज बोला, खर्च हो गए भैया। इतना सुनते ही उसके भाई ने गुस्से में कहा, इतने सारे रुपए कहाँ खर्च करते हो? आज तक तो तुमने कभी भी फालतू खर्च नहीं किया, फिर अब तुम्हारे अंदर कौन से ऐब आ गए हैं? भाई का गुस्सा देखकर नीरज ने कहा, गुस्सा क्यों कर रहे हो भैया? कमाई भी तो मैंने ही थी, इसलिए खर्च कर दिए। मेरी भी तो कुछ जरूरत हो सकती है। इतना सुनते ही उसका भाई गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम मुझसे जुबान लड़ा रहा है? लेकिन नीरज
भाई का गुस्सा देखकर भी शांति से बोला, जबान नहीं लड़ा रहा हूँ भैया, बस शांति से एक बात बोल रहा हूँ कि मैं कमाता हूँ तो खर्च भी कर सकता हूँ। यह घर और दुकान तो आपने मेरे नाम ही खरीदी थी, इसलिए यह अब मुझे दे दीजिए। आपके पास उस पुश्तैनी घर और बड़ी दुकान है, उसकी कीमत यहाँ से बहुत ज़्यादा है। आप उसके लिए जमीन जायदाद रखिए और यह छोटा सा घर और यह दुकान आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि अब मैं अकेला ही जीना चाहता हूँ। नीरज की बात सुनकर उसके भाई का गुस्सा शांत हो गया और वह धीरे से बोला, तू कैसी बातें कर रहा है नीरज, मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। अभी तो मुझे तेरी शादी करनी है, तेरा फिर से घर बसाना है। तभी भाई की बात को बीच में ही काटते हुए नीरज ने कहा, अब मेरी झूठी फिक्र करना छोड़ दो भैया। आपने और भाभी ने मिलकर मुझे मेरी बीवी से अलग कर दिया। आप दोनों की वजह से मेरा बसा बसाया घर उजड़ गया। 10 साल हो गए मेरी शादी को टूटे हुए, आज तक भी कहीं आपने मेरी शादी के बात चलाई क्या? नहीं ना, क्योंकि सच्चाई यही है कि आप दोनों मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहते थे, मुझे सिर्फ नौकर बनाकर रखना चाहते थे। अगर पापा मेरी शादी करवा कर नहीं मरे होते तो आप लोग मेरी दूसरी क्या पहली शादी ही नहीं करवा होने देते, क्योंकि आप लोगों को तो फ्री में एक नौकर मिल गया था, साथ में मेरी प्रॉपर्टी भी मिल गई थी। लेकिन अब आप भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो भैया, अब आप लोग मेरी शादी क्या करेंगे? मैं खुद ही अपनी शादी कर लूँगा। आप दोनों भगवान के लिए अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, और अगर कुछ और गलत करने के बारे में सोचा भी, मैं गांव में आकर भी सारी प्रॉपर्टी में हिस्सा लूँगा। नीरज की बातें सुनकर आज उसका बड़ा भाई समझ चुका था कि उसकी चालबाजी पकड़ी गई है। अब उसके और उसकी बीवी की यहाँ पर कोई दाल नहीं गलने वाली। आज झूठ रिश्ते के नकाब उतर चुका था। वह अपने भाई का हिस्सा मारकर अपने बेटों के लिए ज़्यादा प्रॉपर्टी छोड़कर जाना चाहता था, मगर अब उसका यह सपना चकनाचूर हो गया था। इसलिए अब नीरज गांव की जमीन जायदाद में अपना हिस्सा ना मांग ले, यह सोचकर उसका भाई चुपचाप वहां से निकल गया। इधर नीरज भी भाई और भाभी के चंगुल से निकल चुका था। आज उसे जया और अपनी बेटी पीहू की बहुत याद आ रही थी, इसलिए दोपहर के समय ही वह और जया की दुकान पर जा पहुंचा। उसने देखा कि आज जया ढंग के कपड़े पहनकर बैठी थी, मगर उसकी आंखों में चिंता और उदासी साफ झलक रही थी। उसके करीब आते ही बोला, आपकी बेटी अब कैसी है? तो जया उसे घूरते हुए नजरों से बोली, यह क्या आपकी बेटी नहीं है? यह सुनते ही अचानक नीरज चौंका। मुंह पर रुमाल बंधे होने के बाद भी जया ने उसे कैसे पहचान लिया? तभी जया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, रोज बेटी का हाल चाल पूछने के लिए चले आते हो, मिल क्यों नहीं लेते? क्या आपके भाई और भाभी ने मना किया है कि अपनी बेटी से ना मिलो? तो नीरज चेहरे से रुमाल हटाते हुए बड़ी आंखों से बोला, बहुत मन करता है बेटी से मिलने का, तो मिल लो ना। मैंने कब मिलने से मना किया? रिश्ता तो मुझसे टूटा है, बेटी से थोड़ी ना टूटा है। तो नीरज बोला, वैसे तुमने मुझे पहचाना कैसे? कैसी बातें करते हो कि पत्नी रही हूँ आपकी, तो क्या आपको पहचान भी नहीं सकती? पहले दिन ध्यान से नहीं देख पाई थी, मगर दूसरे दिन आपको पहचान लिया था। जब आप पीहू के बारे में हमेशा पूछते हैं तो आपकी आंखों में जो हमेशा दर्द दिखता था, वह एक पिता की आंखों में दिख सकता है। चेहरा तो आपने छुपा लिया, मगर बेटी से मिलने की तड़प आंखों में नहीं छुपा पाई। इसलिए घर का एड्रेस बताती हूँ, आप पीहू से जाकर मिल लेना। मैं तो शाम को ही घर जा पाऊंगी।
जया की बात सुनकर नीरज उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं जया, तुम साथ में चलोगी तभी मैं उससे बात कर पाऊंगा, क्योंकि जब मुझसे दूर हुई थी तो वह बहुत छोटी थी, इसलिए अब मुझे नहीं पहचान पाएगी। यह सुनते ही जया की आंखों में आंसू भर आई। उसने आंसू छुपाते हुए कहा, शादी का एल्बम आदमी आज भी मेरे पास है, रोज वह आपको देखती है, आपको जरा भी नहीं भूली है, देखते ही पहचान लेगी। तभी नीरज लगभग विनती करते हुए बोला, नहीं जया, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ ही उससे मिलना चाहता हूँ। तो जया बोली, क्यों गरीब के पेट पर लात मार रहे हो, धंधे का टाइम है, अगर साथ गई तो सारा सामान ऐसे ही रह जाएगा, कुछ भी नहीं बिकेगा। प्लीज जया, इस सारे सामान के पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ चलो प्लीज, आज के बाद तुम्हें कभी परेशान करने नहीं आऊंगा। यह सुनकर जया को थोड़ा धक्का लगा। वह बोली, क्यों, आपकी दूसरी पत्नी यहाँ आने से मना करती है क्या? यह सुनकर नीरज उदास मन से बोला, मैंने दूसरी शादी ही कहाँ की। यह बात सुनते ही ना जाने क्यों जया के दिल को थोड़ी राहत मिली और वह उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। अपनी दुकान पड़ोस वाले को संभालने के लिए बोलकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई और घर की ओर रवाना हो गई। रास्ते में जया ने पूछा कि आप इस शहर में क्या करते हो? नीरज ने उसे सारी बातें बताते हुए कहा कि वह हमेशा के लिए इसी शहर में रहेगा, भाई भाभी से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया है। उसने यह सुनकर जया सोचने लगी कि काश यह रिश्ता पहले टूट गया होता तो आज हम दोनों साथ होते। तभी नीरज ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गई? तो वह उदास मन से बोली, भाइयों और भाभीियों के ऊपर बोझ बन गई थी। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में सबके असलियत सामने आने लगी। शुरू शुरू में भाइयों के साथ अच्छा बीता, लेकिन बाद में फिर वह भी भाभीियों के साथ हो गए। आपको तो पता है, कुत्तों की तरह फेंकी हुई रोटियां मैं नहीं खा सकती थी। जिस घर में मैं रहती हूँ वह घर मेरे मामा का है। अब वह इस शहर में नहीं रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं। घर की चाबी माँ के पास थी, इसलिए हम लोग यहाँ रहने आ गए। घर पुराना है, मगर हम लोगों को किराया नहीं देना पड़ता, इसलिए इधर ही रहते हैं। तो नीरज झिझकते हुए बोला, एक बात कहूँ जया, क्या आज भी तुम्हें मेरी याद आती है? तो जया ने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ देखने लगी। नीरज सही से देख नहीं पाया कि जया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बाहर देखते हुए बोली, अब किसी की याद नहीं आती, सुबह से शाम तक बस इसी की चिंता रहती है कि रोटी कैसे कमाएं, इसी में दिन निकल जाता है। जया का जवाब सुनकर नीरज मायूस हो गया और पूरे रास्ते चुप रहा। जया रास्ता बताती चली गई और वह उस पर चलता रहा। जया को जरा भी आभास होने नहीं दिया कि वह पीछा करते करते कभी इस रास्ते पर आया था। घर में घुसते ही नीरज का दिल अंदर ही अंदर तड़पने लगा, क्योंकि घर की हालत बहुत खराब थी। अंदर से घर टूटा हुआ था। जया आगे आगे चल रही थी और पीहू को आवाज लगाई, पीहू देखो, तुमसे कौन मिलने आया है? तो पीहू आकर उसे देखने लगी। जया की माँ भी बाहर आ चुकी थी। पीहू अपने पिता की तरफ देख रही थी, लेकिन पिता की तरफ ना जाकर वह अपनी माँ से लिपट गई। डरो मत बेटा, कि तुम्हारे पापा हैं, मुझे पता है माँ या मेरे पापा हैं, लेकिन इन्होंने आपको बहुत रुलाया है। नीरज को जिस बात का डर था वही हुआ और इसलिए वह अकेला नहीं आना चाहता था, जया को साथ में लाया था। तभी नीरज आगे बढ़ते हुए सास के पैर छूने लगा तो सास भी 2 कदम पीछे हट गई और बोली, दूर रहो, हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम नीरज नीचे ही बैठ गया और भरी आंखों से ही दोनों हाथ फैलाकर बेटी को पास आने का इशारा करने लगा।
उसके आगे कर ही क्या सकता था। मेरी गुड़िया रानी, एक बार आकर मेरे सीने से लग जा। पीहू ने माँ की तरफ देखा तो जया ने इशारों ही इशारों में जाने के लिए बोल दिया तो पीहू दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। नीरज के लिए यह बहुत ही खुशी की बात थी। उसकी आंखों से आंसू के खुशी के आंसू बहने लगे। वह रोते रोते बोला, माफ कर दे मेरी गुड़िया रानी, मैंने जिंदगी के फैसले खुद लेने में बहुत देर कर दी, वरना आज तुम और तुम्हारी माँ मेरे साथ होते। कहते हुए वह पीहू को अपने साथ गाड़ी में पास ले गया और गाड़ी की डिक्की खोलकर बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। एक बड़े से थैले में ढेर सारा सामान था, चॉकलेट, बिस्किट, खिलौने और कपड़े से थैला भरा हुआ था। वह एक एक सामान निकाल कर पीहू को देने लगा तो जया गौर से देख रही थी। यह सोचकर उसका दिल जोर से धड़क रहा था, उस थैले में से उसके लिए भी कुछ निकलेगा। मगर पूरा थैला खाली हो गया, पर जया के लिए कुछ भी नहीं था। जया समझ गई थी कि वह सिर्फ यहाँ अपनी बेटी के लिए आया है। इतनी सारी चीज पाकर पीहू भी आज बहुत खुश थी। तभी पीहू ने कहा, अब चलते हैं, मुझे दुकान पर भी जाना है। तो नीरज पीहू के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं फिर आऊँगा बेटा। बोलकर नीरज गाड़ी में जाकर बैठ गया तो जया भी चुपचाप उसके बगल में बैठ गई। दोनों चुप थे। जया सोच रही थी कि इतना सब कुछ बिटिया के लिए लाए थे, उसी में से कुछ निकाल कर मेरा दिल रखने के लिए मुझे भी दे दे तो मुझे भी अच्छा लगता। तलाक हो जाने से क्या सब खत्म हो जाता है, वह सोच रही थी। तभी नीरज ने गाड़ी चलाते हुए कहा, एक बात कहूँ जया, क्या अगर तुम्हारे लिए कोई चीज़ लाता है तो क्या तुम ले लेती? तो जया तिरछी नजरों से उसे देखते हुए बोली, जब लाते तो देखती, अब जब कुछ ले ही नहीं आए हो तो फिर किस बात की चर्चा। छोड़ो यह सब। तभी नीरज ने कहा, लाया हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम ले लोगी, मना नहीं करो। यह सुनकर जया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज लाया है जो देते हुए इतना घबरा रहा है। वह अपने अंदर की बेचैनी को छुपाते हुए बोली, लाओ, दे दो, अब इतने प्यार से लाए हो तो मना कैसे कर सकती हूँ। तो नीरज ने उसका गिफ्ट उसके हाथ में रखते हुए कहा, मना मत करना जया, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बड़ी उम्मीद के साथ लाया हूँ, मैं अपनी सारी गलतियों को तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं बहुत बड़ा मूर्ख था, इसलिए मुझे मेरे अपनों ने ही छल लिया और मेरी बेटी व मेरी पत्नी से ही दूर कर दिया। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत थी मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह साथ मेरे मरने के बाद ही छूटेगा। अब हम फिर से नया संसार बनाएंगे, जहाँ पीहू की अच्छी परवरिश और सासू माँ के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तभी अचानक इस वाक्य से जया हैरान हो गई। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस एक टक उस मंगलसूत्र की तरफ निहारे जा रही थी जो आज नीरज ने उसे गिफ्ट में दिया था। तभी नीरज ने कहा, प्लीज जया, मना मत करना, मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकता हूँ। जब से मैंने तुम्हें इस हालत में देखा है तब से मैं रोज रोता हूँ। कहते हुए नीरज फूट फूट कर रोने लगा। तभी जया मंगलसूत्र को मुट्ठी में बंद करते हुए बोली, तलाक के कागजों का क्या होगा, फाड़ देंगे। नीरज रोते हुए बोला तो जया उस मंगलसूत्र से देते हुए बोली, या ले लीजिए, अपने हाथों से पहना दीजिए। इतना सुनते ही नीरज खुश हो गया और मंगलसूत्र लेकर जया को पहनाते हुए बोला, जया अब हम दुकान पर नहीं जाएंगे, अपने घर वापस चलेंगे। तो जया ने भी हामी भर दी। उसकी सहमति पाकर नीरज ने भी वापस गाड़ी जया के घर की तरफ घुमा दी। वहां जाकर पीहू और
अम्मा जी को गाड़ी में बिठाया और अपने घर की तरफ रवाना हो गई। आखिर आज बिछड़ा हुआ परिवार एक हो गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।